हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आधुनिक भारत के इतिहास का चलिए सेशन आज करते हैं। इस चैनल पे अब आपको लगातार आधुनिक भारत के इतिहास के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उत्तर मुगल 18वीं सदी से चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे उन्हें परवर्ती मुगल या उत्तर मुगल कहते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन आरंभ हो गया था। मुगल शासन में पहला शासक जो था वो बहादुर शाह प्रथम था। इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। वह औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी हेतु संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ था। मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह की नीति ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन के सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दिया, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया था। इसलिए मराठा जो थे बहादुर शाह की नीति से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना था। मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के मुगलों से संबंध अच्छे नहीं रहे। बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। बहादुर शाह द्वारा जागीरों का वितरण तथा पदोन्नति के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उसके समाधान के लिए बहादुर शाह प्रथम प्रयासरत था, किंतु 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और साम्राज्य पर एक बार फिर से गृह युद्ध में फंस गया। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 711 ईस्वी में जोसुधा केटेलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। इस शिष्टमंडल का भव्य स्वागत किया गया था, जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिरवा की उपाधि दी गई है। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास किया था। मनसबदारों को सीमित संख्या में सेना रखने के लिए मजबूर किया। जुल्फिकार खान ने एक प्रवृत्त इजारा भूराजस्व को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। अगला शासक है जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी, एक साल का शासनकाल है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह का जन्म 1661 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे: जहांदार शाह, आजिमुल शान, रफीउल शान, जहान शान। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, जो औरंगजेब का सबसे ऊंचे पद वाला सेनापति था। जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासन जुल्फिकार खां के हाथ में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां ने दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए राजपूत राजाओं तथा मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों के साथ भी उसने जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहांदार शाह ने आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी प्रदान की और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। अगला शासक है फर्रुख शेर, 1713 से 1719 ईस्वी। इसका जन्म 1683 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ था।
जनवरी 1713 ईस्वी में अपने चाचा जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सत्ता प्राप्त की। फर्रुख शेर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के कारण मिली थी। इसलिए फर्रुख शेर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद प्रदान किया। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को गद्दी से हटा दिया तथा उसकी हत्या कर दी। फर्रुख शेर के पश्चात सैयद बंधुओं ने दो युवा शाहजादों रफी उद दर्जात 28 फरवरी से 4 जून 1719 तथा रफी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 को गद्दी पर बैठाया। इनकी संदिग्ध बीमारी होने से मृत्यु हो गई थी। सैयद बंधु 1713 से 1720 ईस्वी तक प्रशासन पर सैयद बंधुओं का अधिकार रहा। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका मानना था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही शासन का संचालन किया जा सकता है। सैयद बंधुओं ने राजपूतों, मराठों तथा जाटों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। सैयद बंधुओं ने आमेर के राजा जयसिंह तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली पद देकर अपने पक्ष में कर लिया था। सैयद बंधुओं ने अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को शिवाजी स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इसके बदले में साहू ने उन्हें दक्कन में समर्थन प्रदान किया। सैयद बंधुओं ने जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने, साम्राज्य को प्रशासनिक विभाजन से बचाने के अधिक प्रयास किए, किंतु उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद शाह शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी। रफीउद्दौला की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना। इसका शासनकाल सितंबर 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा था। इसके काल में सरदारों के विभिन्न दलों के मध्य विवाद ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर बना दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद तथा रोहिलखंड के अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को हुए करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित किया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण यहाँ की अपार धन संपदा की लूट करने के लिए हुआ था। करनाल युद्ध को जीतने के पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया तथा मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। अपनी दिल्ली विजय के उपरांत नादिर शाह यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्त ताऊत अपने साथ ले गया था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह के समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 से 1767 ईस्वी तक उत्तरी भारत विशेष रूप से दिल्ली तथा मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। अब्दाली ने 1766 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। नादिर शाह तथा अब्दाली ने आक्रमण तथा मुगल सामंतशाही के आपसी झगड़ों के कारण 1761 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का शासक मात्र रह गया था। आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। इसका नाम अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध 1757 के समय मुगल सम्राट था। शाह आलम द्वितीय 1762 से 1806 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय के पश्चात शाह आलम द्वितीय 1762 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुआ। इसका नाम अली गौहर था।
इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में पराजित हो जाने के पश्चात शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया। 1772 ईस्वी में शाह आलम मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर पुनः दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम की हत्या कर दी गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। कुछ इतिहासकारों ने व्यक्तिगत कारणों को प्रमुखता दी है तो कुछ ने आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक कारणों को। मुगल साम्राज्य के पतन में हेतु उत्तरदायी कारणों को निम्न बिंदुओं में उल्लेखित किया गया है। अगला टॉपिक है औरंगजेब की नीति। फ्रेंड्स, औरंगजेब की जो नीतियां हैं जो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का जो न्यू सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं। तो बाहर वॉचिंग।